नमस्कार। मैं हूं भास्कर और आज चुनावी चर्चा में जिस लोकसभा की हम बात करने जा रहे हैं उस लोकसभा का अपना ही किस्सा है, अपनी ही कहानी है। लेकिन उस लोकसभा की पहचान इस देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से की जाती थी। आज उसकी पहचान कुछ और बन चुकी है। आप समझ ही रहे हैं कि मैं किस लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिवान लोकसभा की। और हमारे साथ द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद आपको। और आपने सही कहा कि सिवान जिसकी पहचान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती थी, वही सिवान की पहचान कभी नटवर लाल से भी हुई और उसी सिवान की पहचान बाद के दिनों में मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी हुई। और अभी जो मौजूदा दौर है, इस दौर में तीनों नहीं हैं और इन तीनों की अनुपस्थिति में सिवान में लोकसभा का चुनाव है। तो ये पहला मौका है जब सिवान में बगैर शहाबुद्दीन के चुनाव हो रहा है, लेकिन मुद्दों के जो फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर जो है शहाबुद्दीन ही है। शहाबुद्दीन के नाम पर ही आज चुनाव हो रहे हैं, चाहे उनके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, या उनके जो विकास कार्य हैं उनके नाम पर चुनाव हो रहा हो। लेकिन एक धुरी चुनाव के मोहम्मद शहाबुद्दीन आज भी बने हुए हैं जब वे इस दुनिया में नहीं। शहाबुद्दीन के नाम पे तो राजनीति हमेशा होती रही। मुसलमानों की बात कर ले या फिर जो शहाबुद्दीन ने जिस दल को सींचा, जिसके साथ खड़ा रहे, तो आजीवन खड़े रहे। लेकिन उस शहाबुद्दीन को आज मिला क्या? शहाबुद्दीन को जो मिला वो उनकी जो सिद्धांत है वो मिला। शहाबुद्दीन की जो विरासत है और उनकी जो आरजेडी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसकी कहानी और उसको लोग आज भी याद रखते हैं और बताते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन विकट परिस्थितियों में भी आरजेडी के साथ खड़े रहे। यही उनकी पूंजी है और उसी पूंजी पर हिना साहब आज चुनावी मैदान में है और टिकी हुई है। बड़ी चतुराई के साथ और बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो इस चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ी हैं। अब आप जब हिना साहब की बातें सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वही हिना साहब है जो 2009 में चुनाव लड़ रही थी, ये वही हिना साहब है जो 14 में चुनाव लड़ रही थी, और ये वही हिना साहब है जो 19 में लड़ रही थी। नहीं, पूरी तरह से मामला पलट चुका है। और हिना साहब ने जिस तरह से राजनीतिक सूझबूझ का परिचय और हिना साहब ने जिस तरह से राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, उसका नतीजा है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद आज मुख्य मुकाबले में सबसे आगे हैं और उनके नाम का पूरे बिहार में वो बताया जा रहा है कि कैसे जिन तीन निर्दलीय प्रत्याशियों का नाम लिया जाता है, पप्पू यादव, पवन सिंह और हिना साहब, उसमें वो आगे हैं। राकेश जी, गणित पे पहले बात कर लें कि सिवान का गणित क्या कहा है। उसके बाद जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं हम आते हैं। सिवान में सबसे ज्यादा मुसलमान वोटर, उसके बाद अगर किसी की संख्या आती है तो यादव की आती है। ऐसे में जो लालू का समीकरण है M1, मुसलमान प्लस यादव, करीब 4 लाख के आसपास अगड़ी जाति का वोट है निश्चित रूप से, और 80,000 जो है वो मलाह जाति के वोट है, जिसको सहनी के। ऐसे में हिना साहब सिवान से जो निर्दलीय चुनाव लड़के सबसे पहला चोट जो उन्होंने किया है वो लालू यादव के माई समीकरण पे किया। सिवान तो एक लोकसभा है, लेकिन इसका असर क्या आपको लगता है कि बिहार के उन बाकी लोकसभा में भी दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से हिना साहब ने सिवान में माई समीकरण को लगभग 2 भागों में बांट दिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग हिना साहब के साथ खड़े हैं। हालांकि इस चुनाव में वे मुखर होकर उस तरह से नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो सभी के सभी वोट हिना साहब के पक्ष में पड़ेंगे, मैक्सिमम वोट।
इसके अलावे यदि आप देखेंगे तो हिना साहब ने इस बार उन स्वर्ण वोटों के को अपने पाले में करने का प्रयास किया है जो कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ खड़े होते थे और माले से लड़ाई के नाम पर ही सही वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ रहते थे और बड़ी मजबूती के साथ रहते थे। आज एक बार फिर उन मतों को अपने से जोड़ने में सफल हो पाई हैं हिना साहब, और इसीलिए सिवान की लड़ाई जो है वो टसल वाली है। जैसे मुस्लिम वोट के साथ सवर्ण वोट यदि जुड़ते हैं और उसके बाद जो शहाबुद्दीन के चलते जो अन्य पिछड़ी जातियां और अन्य जातियों में उनके जो वोटर थे उसका असर आपको जरूर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। देखिए, जहां तक उम्मीदवार की बात करें तो एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, महागठबंधन आरजेडी के तरफ से अवध बिहारी चौधरी है, निर्दलीय हिना साहब है, निर्दलीय एक और प्रत्याशी है जीवन जीवन यादव। खूब चर्चा में थे। चर्चा में उस वक्त आए जब सिवान नगर परिषद के अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव अपने बलबूते या यूं कहे कि अपने समर्पित कैंडिडेट को जिताया, तो तब से वो चर्चा में। खैर वो विषय दूसरा है। अभी जो स्थिति है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है यानी जेडीयू के सिंबल पे जो चुनाव लड़ रही है वो इससे पहले कविता देवी वहां की सांसद थी, जदयू की पहली महिला सांसद थी, राजपूत जाति से आती थी, उनका टिकट कट गया और अब टिकट मिला किसको? कुशवाहा, रमेश कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा। रमेश कुशवाहा हालांकि तत्कालिक वक्त में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से जुड़े थे। यह कहा भी जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी लोगों में वो शुमार है। नीतीश गुट के वो नेता नहीं, जो हमें जानकारी। ऐसे में एक तो जो सवर्ण वोट है वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी रमेश कुशवाहा के प्रति है। दूसरा ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी या तमाम जो सहयोगी दल है जिस तरह से उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा चर्चा है जो हमारे सूत्र मिलती उस तरह से नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए मेरा जो आकलन है इससे उलट है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सभी रमेश कुशवाहा के साथ हैं, जदयू के जितने भी नेता हैं सभी रमेश कुशवाहा के साथ हैं, सभी मंचों पे देखे जाते हैं, खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। नेता तो उनके साथ हैं लेकिन जनता कितनी है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने हैं, इसमें संदेह है। राकेश जी, कविता सिंह किसी मंच पे नहीं दिखाई देती है विजय लक्ष्मी के साथ। कविता सिंह नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो कविता सिंह के पति अजय सिंह हैं वो अधिकांश मंचों पे दिखाई देते हैं और वो मुखर होकर ये बोलते भी हैं कि उनकी कैंडिडेट जो है वो विजय लक्ष्मी है और वो हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके भाई जो हैं वो हिना साहब के साथ वो घूमते हैं, तो अजय सिंह का इस पर भी एक बयान आया था कि वो उनके भी चुनाव में उनके साथ नहीं थे, तो फिर मामला कहाँ बनता। उनके एक और भाई चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बीएसपी से। हाँ, तो कहने का मतलब है कि चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है। तो अजय सिंह और कविता देवी जो जदयू के नेता माने जाते हैं, उन लोगों में ऐसी किसी तरह की बातें नहीं है, न बीजेपी के कोई नेता उस तरह से खुल के विरोध कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर तय है कि कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है और कार्यकर्ताओं में भी होंगे, लेकिन मतलब वो जुड़ाव नहीं दिखता है। उसका कारण भी है कि रमेश कुशवाहा माले के सबसे बड़े नेता थे कभी सीवान में। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चंद्रशेखर हत्याकांड जब हुआ था, छात्र जेएनयू के छात्र की हत्या हुई थी जब सीवान में, तो उसमें रमेश कुशवाहा ने ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इतने बड़े वो नेता थे माले के। बाद में हालांकि उन्होंने शहाबुद्दीन के साथ वो मिल गए और फिर आरजेडी के जिलाध्यक्ष भी रहे, फिर जनता दल के टिकट पर जीरादेई से विधायक भी बने। बीच में जब टिकट नहीं मिला तो वो भला बुरा भी कहे, उनका सब पुराना वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। और इसी से का मतलब ये है कि अब जो है सिवान में विजय लक्ष्मी को लेकर थोड़ा संशय बना रहता है। हालांकि वोट जो सिवान का जब आप समीकरण देखेंगे तो सिवान का समीकरण 2 दिन में परिवर्तित होता है।
तो क्या होगा आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता। पलड़ा किसका भारी है। लेकिन अभी के वर्तमान मौजूदा स्थिति में देखेंगे तो हिना साहब हर जगह दिखती हैं, मतलब हिना साहब के वोट हर जगह दिखते हैं। हिना साहब का जो सवर्ण वोट है वो दिखता है, हिना साहब का जो मुस्लिम वोट है वो दिखता है, हिना साहब का हर वर्ग में उनका एक अपना समर्थक है, वो सब वोट जो है उनका दिखता है। और उनके साथ इस बार पिछले 3 चुनावों से वो लड़ते लड़ते लोगों की सहानुभूति भी इस बार हिना साहब के साथ दिखती है। और हिना साहब का कोई बयान ऐसा नहीं आया है उनके 2009 से चुनाव लड़ने से लेकर अब तक का जिस पर कोई जरा सा भी कोई विवाद हुआ हो। कहा हिना यह भी साहब जा रहा है कि कलेवर और तेवर बदले हैं इस बार। हिना साहब एक पूरी तरह से राजनीतिज्ञ की तरह इस बार वो ट्रीट कर रही है। आपने देखा होगा बड़ी सादगी से नामांकन दाखिल हुआ, हालांकि वो चाहती तो लाखों लाख लोगों की भीड़ हो सकती थी, लेकिन उस भीड़ को जमा करके उन्होंने देख लिया है, उसका नतीजा शून्य हो जाता है। कभी कभी क्या होती है कि किसी की मजबूती ही कमजोरी बन जाती है, तो मजबूती ही कमजोरी न बने इसका ख्याल इस चुनाव में रखा गया है। और आप देखे होंगे कि बहुत मुस्लिम वर्ग के लोग उनके साथ घूमते हुए चुनाव प्रचार करते हुए इस बार नहीं दिखेंगे। शहाबुद्दीन के बेटे नहीं दिखाई दे रहे इस चुनाव में, बिल्कुल शांत चुप है। शहाबुद्दीन के बेटे को इस बार पीछे ही किया गया है। आपको जो मैं बता रहा हूँ कि किसी मुस्लिम को आप नहीं देखेंगे इस बार। उनके चुनाव प्रचार का कामान जो है सवर्ण जाति के लोगों ने संभाला है, उनके अपने समर्थक जो हिंदू वर्ग में है उन्होंने संभाला है। वो चुंदरी भी हो रही हैं, उनके साथ घूमने वाले लोग पीले गमछे में होते हैं, केसरिया गमछे में होते हैं, भगवा गमछे में होते हैं। तो सीवान में जो है वो पूरी तरह से हर दल के लोग भगवा लेकर चल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे तो रंग बदल गया है सीवान में। उसी तरह जैसे रंग बदला है वैसे चुनावी रंग और चुनावी फिजा सिवान भी की बदल फिजा गई। बदल गई। हाँ बदल गई है। अब वो 24 तारीख तक और 25 तारीख तक वो फिजा उसी तरह से रहेगा, तो निश्चित रूप से सीवान में इस बार परिवर्तन हो जाएगा। नारी बनाम नारी, नारी बनाम नारी तो है ही, लेकिन अब जो विजय लक्ष्मी है वो लड़ाई में वो पीछे इसलिए भी दिखती हैं कई मामलों में कि वो पूर्ण रूप से घरेलू महिला है। अरे कोई पूछ देता है कि एमपी का फुल फॉर्म बताइए, अब तो इसका भी कंपटीशन मैंने देखा बयानों में कि उनसे एमपी के बारे में पूछा जा रहा है, फिर वही हिना साहब से भी पूछा जा रहा है। हिना साहब ने हंसते हुए कह भी दिया कि ये तो छोटी बात है, इसको पूछना ये कौन सी बात है, ये कोई बात नहीं है, ये हो सकता है कि उन्हें नहीं बताया हो। तो हिना साहब इस बार बड़ा सरलता से लेके चल रही हैं। अच्छा एक बात और है कि वो ना मोदी पर बोल रही हैं और ना लालू के खिलाफ है, वो किसी के खिलाफ इस बार नहीं जा रही, वो कह रही कि सारे दरवाजे खोल रखे वो उन्होंने कहा है कि मैं सीवान की जनता के साथ हूँ और सीवान की जनता जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी और सीवान की जनता के लिए मुझे करना है। मैं उतनी बड़ी नेता नहीं कि मैं लालू यादव पर बोलूँ और मोदी पर बोलूँ। मैं अभी छोटी हूँ, मैं सीवान के लिए मरती हूँ, सीवान के लिए जीती हूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो विकास का मॉडल था उसको आगे बढ़ाना है, बस इसीलिए। जब उनसे सवाल ये होता है कि भाई शहाबुद्दीन पर तो अपराध के बहुत ये थे, डॉन थे, कैसे आप महसूस करती थी उस समय, तो वो बड़े आसानी से उसको टाल जाती थी। वो बोलती थी कि वो डॉन नहीं बल्कि विकास पुरुष थे। तो कुल मिलाकर उनका पूरा फोकस विकास के मामले पे है। परिपक्व महिला हो गई है आज के डेट पे। हम माना जा सकता है कि राजनीतिक रूप से परिपक्व होती गई हैं और उसी का फायदा मिला है इस चुनाव में। और जहां तक समीकरण बनाने का सवाल है, वो जितने भी 3 प्रत्याशी और चुनावी मैदान में हैं उनसे वो आगे दिखती हैं। हालांकि आरजेडी के पास भी अपना कैडर वोट बैंक है, लेकिन उसमें से एक क्या बहुत बड़ा त्रिकोणात्मक लड़ाई है सिवान में? सिवान में त्रिकोणात्मक लड़ाई तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक धारे पे, एक कोण पे हिना साहब खड़ी हैं, दूसरे कोण पे विजय लक्ष्मी और तीसरे कोण पे अवध बिहारी चौधरी खड़े हैं। और जीवन यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद
वे भी कुछ डैमेज कर रहे हैं आरजेडी के वोट को। आप समझ सकते हैं कि वो किसका वोट काटेंगे, पूरा सीमांत समझ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है सीवान में। सिवान सीट किसको दे रहे हैं? सीवान सीट तो जनता देगी, मैं किसे दूंगा। आपके लेकिन आपके हिसाब लेकिन से? लड़ाई जो है वो आरजेडी और जनता दल यू के बीच, लेकिन लड़ाई जो है आरजेडी, जो पुराना आरजेडी जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि आरजेडी में भी अब सीवान में दो तरह का आरजेडी है। लोग कहता है कि वो पुराना आरजेडी जो हिना साहब के साथ है, और एक नया आरजेडी जो कि अवध बिहारी चौधरी के साथ है। तो सीवान की लड़ाई मुख्य रूप से हिना साहब और जनता दल यू के बीच होगा। विजय लक्ष्मी और हिना साहब, दो महिलाएं फिर से सीवान में लड़ती हुई दिखेंगी मेरे हिसाब से। अवध बिहारी चौधरी भी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाते दिखेंगे। अब वो कितना आगे बढ़ेंगे या अंतिम समय में क्या होगा, ये जनता को तय करने दीजिए। मतलब यूं कह सकते हैं कि कोई एक महिला यहाँ से जाएगी? निश्चित रूप से मुझे तो लग रहा है कि हिना साहब और विजय लक्ष्मी में से कोई एक को पहुंचना चाहिए। खैर चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जाएगा। सिवान सीट का जो हाल है वो हमने आपको बताया, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सिवान से आपकी नज़र में कौन आगे जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एवं द देश।